ऑल राइट। अच्छा, अब ये हमने समझ लिया। अब ये है कि करंट रेशो अगर हम निकाल रहे हैं, और लेट्स से कि मैं ज्यूम कर रहा हूं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि करंट रेशो आ जाती है, मैं कहता हूं करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं फॉर एग्जांपल 110, और आपको जो करंट लायबिलिटी दी हुई है वो दी हुई है 90। तो अगर हम इसका आंसर निकालें तो ये 110 डिवाइडेड बाय 90 जो है, ये आंसर आ जाएगा 1.2। 1.2। अच्छा, अब ये आंसर जो है 1.2 आया है और ये ग्रेटर देन 1 है। तो जब भी आंसर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये बड़ा सिंपल सा रूल है मैथ्स में भी कि इसका मतलब है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तभी आंसर 1 से बड़ा आता है जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, और इस केस में न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? करंट एसेट्स। तो आंसर जब भी 1 से बड़ा आए इसका मतलब है करंट एसेट्स आर ग्रेटर देन करंट लायबिलिटीज, जो नजर भी आ रहा है। और इसका मतलब है कि आपके पास करंट एसेट्स इतने हैं कि आप करंट लायबिलिटीज पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये 1.2 आंसर आ रहा है तो बिजनेस हैज सफिशिएंट लिक्विडिटी, हम बोलेंगे सफिशिएंट एसेट्स टू पे बैक इट्स करंट लायबिलिटी। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा चेंज कर दें और हम कहते हैं कि करंट एसेट्स 90 हैं और आपके जो करंट लायबिलिटीज हैं वो 100 हो गई, तो अब इस केस में हमारा जो आंसर है वो आएगा 0.9। और इसका क्या मतलब है, बताओ जरा। Liquidity ratio is low. हाँ, is low, it means business is not able to pay back its current liabilities with its current assets। अब assets नहीं बोलना, आपने करंट एसेट्स बोलना है। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट करंट रेशो जिसमें सिर्फ करंट एसेट्स की ही बात होती है। तो करंट एसेट्स में से हम करंट लायबिलिटीज पे नहीं कर सकते। तो बिजनेस की लिक्विडिटी लो है और इसका मतलब है 0.9 अगर चल रहा है कि बिजनेस कैन फेस वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, कैन फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम, क्योंकि आप वो अपने लायबिलिटीज पे नहीं कर सकेंगे जो साल के अंदर पे करेंगे। तो करंट रेशो को इसलिए आप वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोल सकते हैं, याद रखना है। करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बताता है कि बिजनेस के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है कि नहीं। अच्छा, और अगर ये लो है तो इट्स वेरी अलार्मिंग, क्योंकि बिजनेस आपको पता है कि प्रॉफिट में भी चल रहा हो, प्रॉफिटेबिलिटी हाई भी हो तो बिजनेस क्लोज डाउन हो सकता है इस केस में। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरा ये कि यहाँ पर तो चलो मैंने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज लिख दिया, तो आपको समटाइम्स करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज नहीं दिए होते। उन्होंने क्या दिया होता है? उन्होंने आइटम्स दी होती हैं। जैसे उन्होंने इन्वेंट्री दी हुई है, आपको कैश दिया हुआ है, आपको ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। तो देन यू हैव टू ऐड ऑल दोज आइटम्स टुगेदर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। ऐसा करना पड़ सकता है, बाद का टोटल भी दिया हो सकता है। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज, they might give you the value or they might give you the components of current liabilities, या जो आइटम्स होती हैं उसके अंदर वो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं, ट्रेड पेएबल दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, उनको ऐड करके आपको निकालना पड़ सकता है। अच्छा, इसी तरह हम आ जाते हैं लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, वो जो लिक्विड रेशो है। अच्छा, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये लिक्विड और लिक्विडिटी ये दोनों सेम लग रहे हैं। लिक्विडिटी रेशोज में दोनों रेशोज आती हैं, करंट एंड लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो में सिर्फ एक ही रेशो आती है, ये वाली जो कि आपने ऑन योर राइट हमें नजर आ रही है। तो अब इसमें भी ऐसे ही है कि अगर आपका आंसर आपने कैलकुलेट किया और आंसर आपका 1 से कम आ गया है, दैट इज लेस देन 1, तो इसका मतलब है बिजनेस के पास सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स नहीं है। अब सफिशिएंट करंट एसेट्स नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स नहीं है टू पे बैक इट्स करंट लायबिलिटी। और अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब है कि सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स मौजूद है। ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा, अब एक हम डिस्कस करने लगे एक चीज कि लेट से कि करंट रेशो जो हमें नजर आ रही है वो लेट से 1.2 है, ये वाली, और जो लिक्विड रेशियो हमें नजर आ रही है, फर्ज किया मतलब हम कैलकुलेट करते हैं, वो आती है 0.66। अब वो आपसे पूछ रहे हैं
ये रेशो आ गई कि बताएं जी बिजनेस की लिक्विडिटी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, बताएं जी। फंस गए? Yes. कि भाई वही बात जैसा मैंने प्रॉफिटेबिलिटी में बताया, अगर तो दोनों रेशोज बुरी आ रही हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, बताएंगे जी लिक्विडिटी लो है क्योंकि करंट एसेट्स भी सफिशिएंट नहीं है करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए, और लिक्विड एसेट्स भी सफिशिएंट नहीं है करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। इंटरप्रेट तो करेंगे ना, पहले रेशो को इंटरप्रेट करेंगे फिर बताएंगे कि क्या है। और अगर दोनों वन से ज्यादा है तो कहेंगे लिक्विडिटी रेशो अच्छी है क्योंकि करंट एसेट भी सफिशिएंट है करंट लायबिलिटी पे करने के लिए और लिक्विड एसेट्स भी है। लेकिन अगर ये सीन हो जाए तो फिर आपको ये बताना है, आपको फिर भी अपना कंक्लूजन तो देना है, अपनी अपने अपने एक्सपर्ट एडवाइस देनी है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि लिक्विडिटी रेशो इन दिस केस इज पुअर, इज लो। अच्छा, एंड देयर इज हाई रिस्क दैट बिजनेस माइट फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम एंड बिजनेस हैज टू क्लोज डाउन। वजह वजह यह है कि लिक्विड रेशो इज फार बेटर measure compared to current ratio to find out the liquidity of a business। उसकी वजह वजह यह है क्योंकि लिक्विड रेशियो निकालते हुए हम उन एसेट्स को कंपेयर करते हैं करंट लायबिलिटीज के साथ which can be quickly converted into cash even quicker than current assets। और समटाइम्स ये होता है कि आपकी करंट रेशियो अच्छी आई हुई है, उसकी वजह क्या है कि आपके पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन्वेंट्री जो है उसकी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन्वेंट्री इज ह्यूज, और चूंकि इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट होती है तो आपकी करंट रेशियो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे आपके पास करंट एसेट अच्छे नहीं है लेकिन इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, तो जब टोटल करते हैं ज्यादा आ जाती है और आपकी वो नजर आता है कि वन से ज्यादा है। अब ये इससे करंट एसेट्स करंट रेशियो अच्छी हो गई, लेकिन लिक्विड रेशियो जब निकालेंगे तो आपको पता है उसमें से इन्वेंट्री निकालनी पड़ती है। जब आप इन्वेंट्री करंट एसेट में निकालेंगे और वो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, तो वो आपके लिक्विड एसेट्स को एकदम से बहुत कम कर देगी, लो इन वैल्यू। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होती। तो जो करंट रेशो अच्छी आपको नजर आ रही है उसमें इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट नहीं होती। व्हेन द बिजनेस नीड्स सम अमाउंट ऑफ कैश टू पे बैक इट्स लायबिलिटीज, तो उस वक्त फौरी तौर पर वो अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि अ बिग चंक ऑफ दैट करंट एसेट इज इन्वेंट्री, जो कि टाइम लेता है कैश में कन्वर्ट होने पे। तो जब आपने इन्वेंट्री निकालते हैं तो पता चलता है कि करंट एसेट्स जो है वो लिक्विड एसेट बहुत कम हो गए हैं, और उसकी वजह से और लिक्विड एसेट्स ही असल में ट्रू पिक्चर शो करते हैं कि बिजनेस की लिक्विडिटी कैसी है, क्योंकि वो फौरी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं और आप उनसे करंट लायबिलिटी पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फिर आंसर देंगे कि करंट रेशो अच्छी है लेकिन उसमें शायद आपको फिगर्स में नजर भी आ रहा होगा, अगर आ रहा हो तब भी ये कहना है कि इन्वेंट्री जो है ना वो इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, तो इसीलिए वो अच्छी नजर आ रही है, जबकि बिजनेस की जो एक्चुअल लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, which is truly represented by liquidity ratio, liquid ratio, sorry, which is less than 1। समझ आ गई बात की? Yes. अच्छा, कोई सवाल तो नहीं करना? No. नहीं करना। अच्छा, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ क्योंकि फिर हम इस चैप्टर के आपको मुझे क्वेश्चन भेज रहे हैं, पिछले क्वेश्चन को डिस्कस भी करना है, वो खैर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, अब एक चीज आपने याद रखनी है, आइडियल रेशो होती है, आइडियल रेशो लिक्विड में 1.5, जस्ट मिनट, ये 1.5 से 2.0 के दरमियान। उसकी वजह, अच्छा 1.5 क्यों है पता है, ग्रेटर देन 1 है तो जारी बात है आपके पास एनफ एसेट्स मौजूद हैं, चाहे वो करंट हो चाहे वो लिक्विड हो, और आप उससे अपनी लायबिलिटी पे कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन 2.0 तक ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा जाएगी 1 से उतनी अच्छी बात नहीं है, क्या ख्याल है? अच्छा, 1.5 से कम क्यों नहीं अच्छी? अगर 1.2 है जैसे मैंने निकाली है, या आपकी लेट से 1.1 आ रही है, ये भी तो 1 से ज्यादा है, लेकिन इसमें रिस्क है क्योंकि एसेट्स तकरीबन तकरीबन करंट लायबिलिटीज के जितने हैं या थोड़े से ज्यादा हैं, तो उसमें अगर आपके पास कहीं पर भी करंट एसेट कम होंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम आ सकता है। ये जरा एक सेफ वैल्यू है, सेफ फिगर है कि आप स्टिल अपने करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी पे कर सकते हैं अगर आपके एसेट्स कम भी हो जाते हैं तो ये सेफ एक रेंज नहीं है। लेकिन 2.0 तो और अच्छी हो गई, वो और सेफ हो गया।
कि आपके पास और ज्यादा एसेट्स हैं लायबिलिटी पे करने के लिए, तो उससे आगे क्यों नहीं जा रहे? बता सकती है मुझे? अगर 3 हो जाए, 4 हो जाए तो और अच्छी बात नहीं है? सर फिर उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगी इस बात को? सर जब हमारे पास ज्यादा एसेट्स होंगे तो फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी कि हम किसी और चीज में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत ही अच्छा, शाबाश। स्पेशली अगर मैं कैश की बात करता हूँ, कैश इज a liquid asset, तो you are not using cash just because you feel that you have to pay current liabilities, और वो बहुत ज्यादा कैश है, फर्ज किया 3 है या 4, अगर रेशो आ गई है, इसका मतलब है कि आपने अननेसेसरीली कैश को होल्ड करके रखा हुआ है कि करंट लायबिलिटी पे करनी है, और वो बहुत ज्यादा है, इट कैन बी यूज फॉर सम अदर पर्पस, तो वो आप नहीं कर रहे, तो वो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है, बिल्कुल सही। वो जो बेनिफिट आपको मिलना था वो आपको नहीं मिलेगा बिजनेस को। ऑल राइट, अब हम वापस चलते हैं। हमने वैसे तकरीबन सारी बात कर ली है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है वो हम देखेंगे, लेकिन जल्दी से हम तब बैक टू द नोट्स आते हैं जी। अच्छा, ये बात हमारी हो गई, ये मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया आपको। डिसएडवांटेज की तरफ आ जाते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन पास्ट रिजल्ट एंड डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट फ्यूचर। तो आपको पता है, व्हेनेवर बिजनेस टेक्स डिसीजन, दे लुक इनटू द फ्यूचर, okay? So there might be certain factors which might change in the future as well. तो आप पास्ट के डेटा को लेकर फ्यूचर की स्ट्रेटजी या फ्यूचर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो आपने पास्ट में अचीव किया, या वट एवर फिगर्स विच आर देयर इन योर इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दे आर फ्रॉम द पास्ट, दे आर हिस्ट्री। तो आगे उनके बेसिस पे आगे हो सकता है फिगर्स चेंज हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये इट्स नॉट अ गुड वे टू डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर, टू प्लान फॉर द फ्यूचर कंसिडरिंग पास्ट रिजल्ट। हाँ, पास्ट रिजल्ट डेफिनेटली हेल्प करते हैं बिजनेस को, बट इफ यू टेक अ डिसीजन solely based on past results, so that will be very very dangerous for a business, क्योंकि it could be very risky. अच्छा, फिर हायर प्राइसेस ड्यू टू इन्फ्लेशन में शो हायर प्रॉफिट्स एंड कंपैरिजन में बिकम मिसलीडिंग। ये भी है कि आपको प्राइसेस ज्यादा हो गई हैं, फर्ज किया, और आपका रेवेन्यू बढ़ गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन है मुल्क में, तो कीमतें भी बढ़ गई, जिससे आपको प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। आपको लगेगा कि आपकी पोजीशन अच्छी जा रही है प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना। तो एक्चुअली आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव की? नो। लेकिन फिगर्स में नजर आ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से कि प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो आपकी परफॉर्मेंस की वजह से प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा, वो इन्फ्लेशन की वजह से होगा। तो कल को जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी और प्राइसेस को कटेल डाउन करेगी, तो आपको प्रॉफिट फिर नीचे आ जाएगा। तो इसलिए ये परफॉर्मेंस बेस्ड, ये जो प्रॉफिट आपको फिगर नजर आएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वो आपके परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करता। तो उसमें जो कंपैरिजन करेंगे आप अपने बिजनेस का पिछले साल भाई इन्फ्लेशन नहीं थी, तो प्राइसेस कम थी, प्रॉफिट कम हो रहा था, इस साल हो गई, तो ये कंपैरिजन जो है ना, इट विल नॉट बी रियलिस्टिक एट ऑल। या आप किसी भी पिछले साल की फिगर से कंपैरिजन करें, वो मिसलीडिंग पिक्चर देगा आपको, और उसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेंगे, तो दैट वुड नॉट सर्व द पर्पस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। फिर डिफरेंट बिजनेसेस may adopt different accounting methods. अब ये भी बात आती है डेप्रिसिएशन मेथड्स व्हिच मेक कंपैरिजन डिफिकल्ट। कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स आपको पता है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना? यस। तो उसमें फिर अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, वैसे अभी हमने जो क्या कहते हैं रेशोज देख रहे हैं, जैसे आपको पता है कि हम जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, मैं लेट मी गो देयर जस्ट अ मिनट जी। तो हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। पहले आप ये मुझे बताना है कि जब आप ROCE निकालते हैं, तो उसमें समटाइम्स आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, आप प्रॉफिट ऊपर रखकर नेट एसेट्स को नीचे रख लेते हैं, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको नहीं दिया हुआ, और इनटू 100 कर देते हैं।
ऐसे ही करते हैं ना? यस। अच्छा, तो जब ऐसा करते हैं आप, तो उसमें आपको पता है कि नेट एसेट्स में आपके पास नॉन करंट एसेट्स भी आते हैं, और नेट एसेट्स जो हैं वो हम कैसे निकालते हैं कि जो आपके पास टोटल एसेट्स मौजूद हैं, करंट और नॉन करंट, उसमें से करंट लायबिलिटीज निकाल देते हैं कि आपके पास जो नॉन करंट जो आपके पास एसेट्स हैं, प्लस उसमें आप करते हैं करंट एसेट्स को ऐड, और आप उसमें से माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटीज, तो हमारे पास नेट एसेट्स आते हैं। और इसमें से हमने वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यूं नहीं माइनस की हुई, क्योंकि वो तो साल के बाद पे करनी होती है, ऐसे ही है ना? यस। करंट लायबिलिटीज साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। तो जब हम ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे, तो इसमें हमारे पास आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास ये नॉन करंट एसेट की एक वैल्यू है, और आपको पता है नॉन करंट एसेट जो है ये डेप्रिशिएट होते हैं कि नहीं होते, यस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इट्स यूज होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि डेप्रिसिएशन के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। आपको वो मेथड अच्छे से आते हैं या सिर्फ नाम सुना है? सर भूल गए हैं। कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पर दो मेथड का डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपने जब डेवलप करना हो ना अपना पॉइंट, तो आप डेवलप कर सको। डेप्रिसिएशन मेथड्स। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन मेथड्स में हमारे पास एक आता है जी स्ट्रेट लाइन, और एक को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस। एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक आ गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब लेट्स से कि हमारे पास एक एसेट है, उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10,000। तो अब अगर स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है, ये कहता है कि आप, और डेप्रिसिएशन कितनी है, डेप्रिसिएशन है फॉर एग्जांपल 10%, जो आपने हर साल अपने नॉन करंट एसेट की वैल्यू में से कम करनी है, क्योंकि एसेट अपनी यूजफुलनेस कम करता जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डेप्रिसिएशन नॉर्मली दी होती है। अच्छा, अब 10% है, तो आप क्या करेंगे, आप 10,000 में से 10% निकालेंगे, तो 10,000 का 10% बनता है 1,000, तुम्हारे पास आ जाएगा 9,000। अच्छा, ये पहला साल आपका, ये था पहला साल। दूसरा साल आया, उसमें फिर आपने डेप्रिसिएशन करनी है, तो अब आप क्या करेंगे, जो 10% लेना है वो ओरिजिनल वैल्यू का ही लेना है। एवरी टाइम यू विल टेक 10% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो दोबारा से 10,000 का 10% लेंगे तो 1,000 आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 8,000। यानी कि आपके पास 2 साल बाद जो आपके नॉन करंट एसेट जो भी है, कोई मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसकी वैल्यू 8,000 रह गई। अच्छा, अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस से को इस्तेमाल करें, इसी एसेट को डेप्रिशिएट करना चाहें, तो क्या होगा कि आपके पास 10,000 का तो एसेट मौजूद है, तो पहले साल आपने वही किया, क्या डिमिनिशिंग बैलेंस में, कि 10,000 का 10% दिया, 1,000 आपने माइनस कर दिया, आपके पास 9,000 आ गया। अच्छा, ये तो था पहला साल। दूसरे साल आप क्या करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस में ये होता है कि नाम से जैसे नजर आ रहा है, आप हमेशा, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस, जिसमें आप जो वैल्यू कम करके आती है आफ्टर द डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर, आप उसका 10% लेते हैं। इसका मतलब है अब जो 10% है वो लिया जाएगा 9,000। तो 9,000 का जब आप 10% लेंगे, तो वो आ जाएगा 900, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8,100। तब आप गौर करो, एसेट वही है, वो उतना ही इस्तेमाल हो रहा है जितना कि पहले हो रहा था, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, और स्ट्रेट लाइन मेथड से उसकी वैल्यू कम आ रही है। तो इसका मतलब है, अगर आप डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करेंगे, या आपने पिछले साल कोई और मेथड इस्तेमाल किया था, इस साल कोई और कर रहे हैं, या आपके कंपेटिटर कोई और मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी जो रेशो आएगी, आप उसका कंपैरिजन दूसरी रेशो से, पिछले साल की या कंपेटिटर की रेशो से नहीं कर सकते,
क्योंकि वो मिसलीड करेगा। वो आपको लगेगा कि आपकी रेशियो अच्छी आ रही है, लेकिन आपकी अच्छी इसलिए आ रही है क्योंकि आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल किया है, जहाँ पर आपके नॉन करंट एसेट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। और दूसरे की आपको लग रहा है या आपको कभी लग रहा है कि आपकी वैल्यू आपकी रेशियो कम आ रही है वैल्यू क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल किया है, तो आपका जो नॉन करंट एसेट है वो ज़्यादा वैल्यू से डेप्रिशिएट हो गया है और उससे आपको लगेगा कि आप की वैल्यू कंपैरेटर के मामले में या पीछे के मामले में कम है। तो ऐसा नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम और आ जाती है। क्लियर हो गई बात ये? ये बात क्लियर है ना? ऑलराइट।